पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। आईएमएफ की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो आईएमएफ की हेड है। जी बिल्कुल, मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। G20 नहीं आए हुए, IMF, वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, बड़े बड़े लोग वहां पे आए हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोग। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। पाकिस्तानी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफगानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहां तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है। डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी। मोदी डिप्लोमेसी से पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई, हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है। सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है, ये ना दिखाने से? पोर्ट पे देखिए क्या हुआ है, ग्वादर पोर्ट पे क्या हुआ है। जो ऑयल रिफाइनरीज थे उनको लोगों ने खुद जला दिया है। तो कौन सी आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं? यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है, वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे from the getting a permanent seat in United Nations सिक्योरिटी काउंसिल। मैं सबसे एक भारत की ख्वाहिश थी जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट कर फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट। किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहां से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अकाउंटेड टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको भी मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने जो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए, पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। IMF की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो IMF की हेड है। जी बिल्कुल, मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। तो आप सोचिए, इतना इंडिया ने जो है G20 को इतनी ब्रांडिंग कर दी, जस्ट G20 को सिर्फ होस्ट करने की वजह से इंडिया ने होस्ट किया, तो G20 की ब्रांडिंग कितनी बढ़ गई, ये आप सोचिए। और रही बात सऊदी अरेबिया वहां क्यों नहीं गया, वही बात है
देखिए, जब आप एक्साइटेड हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में जा रहे हैं, तो बीच में आप कर्जदारों के बीच में जाके डिप्रेस थोड़ी होंगे। आप ये सोचेंगे कि हम सीधे यार हम सच धज के अच्छे से तैयार होके हम सीधे इंडिया ही चलेंगे। ट्रेड की बात की है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट की बात की है, और खास तौर पे इंडिया का फोकस अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। 14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। क्या समझती हैं, जैसे चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अब इंडिया भी इस तरीके से कंट्रीज को, पूरी दुनिया को मैं कहूंगा साथ लेकर चलने की कोशिश करने वाला है? देखिए, इंडिया एक सेंसिबल इन्वेस्टर है। अफ्रीका में इन्वेस्ट करने का रीजन ये है कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब अनटैप्ड है और अनएक्सप्लॉइटेड है, और अफ्रीकन कंट्रीज चाहती हैं कि उन्हें डेवलप किया जाए, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो उनकी फॉरेस्ट हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उनके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है जो अनटैप्ड है। तभी इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्ट, रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है और हमें ही पावर नहीं मिलता, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई, हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है, ठीक है ना। अच्छा, रेकोडेक वो तो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। वहां के लोग तो खुद पाकिस्तान से फ्रीडम चाह रहे हैं। तो उसको आप उस जगह को किस तरह से नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, एक्सप्लॉइटेबल नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, जहां के लोग जो हैं दे आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द कंट्री। वहां पे एक तरह की वॉर चल रही है, वॉर लाइक क्राइसिस चल रही है। वहां पे चाइना ने आके इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है ये, और हमेशा से हम यही करते हैं कि जब भी इंडिया में कोई खास इवेंट होता है, चाहे G20 हो, चाहे बाकी कोई भी आप देख लीजिए, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करें, बेचारे जो हैं वो आप जानते हैं उनको डिक्टेशन कहाँ से आता है, तो वो उनको परमिशन नहीं होगी। बाकी जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो सर हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना और कह दिया गया ज़ैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ही, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाकई में चांद पे गए। तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाकई में G20 हुआ है और इतने लोग आए। IMF के भी कई लोग थे, IMF की शायद चेयरपर्सन भी थी, और IMF के कई दूसरे लोग थे जो इनके लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन लें, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी ये तो हर साल कहीं ना कहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, जो उन्होंने। तो मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक एज ए जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई, पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता है, या आपको समझती हैं कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना पाकिस्तान को? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई पीएम मोदी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बात सर ये कि हमने अपने आप को उस जगह पे अभी पहुंचाया नहीं है जहाँ पे लोग हमें इनवाइट करें। हो सकता है हर एक को यही लगता हो कि अगर वहां पहुंच गए तो फिर वही पैसे वैसे मांगना शुरू कर देंगे, जो हमारे लीडर्स की आदत है, और मीटिंग फिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ इनसे भी मांग लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलते ही नहीं, वो वहां पे मिल जाते, तो हो सकता है वहां पे कुछ उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते, तो इस वजह से भी हो सकता है ना बुलाया हो। और दूसरी बात ये कि हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है। अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे होते, हमने यहाँ से टेररिज्म और ये सारी चीजें कंट्रोल की होती, और हम किसी काबिल होते, किसी को हमारी जरूरत होती तो हमें बुलाएगा ना, किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाएगा।